हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। कल 28 अगस्त को बीएसटीसी का पेपर लगा है और उससे संबंधित कुछ प्रश्न हमारे पास आए हैं जो बालकों ने भेजे हैं। तो उनसे लेकर के हमने जीके, शिक्षण अभिरुचि और हिंदी विषय का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसको देख करके आप अपना स्कोर कार्ड जाँच लें और अपना स्कोर कार्ड हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बीएसटीसी एग्जाम एनालिसिस जी के विषय का। सबसे पहला प्रश्न है, सोनारगढ़ दुर्ग किसने बनाया? तो दोस्तों, इस दुर्ग को राव जैसल ने बनाया था। ये महारावल जैसल हैं जिन्होंने 1155 ईस्वी में इसे 1155 ईस्वी में बनाया। ठीक है दोस्तों, 1155 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी। दुर्ग का थोड़ा ही भाग बन पाया था कि महारावल जैसल की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके पुत्र, उसके बाद क्या होता है कि इनका पुत्र है राव जैसल का, जिसका नाम है शालीवाहन द्वितीय, शालीवाहन सेकंड। इन्होंने इसका काम पूर्ण करवाया। दोस्तों, इसके अन्य उपनाम भी हैं। गोरहरागढ़, इसके नाम है गोरहरागढ़, गोरहरागढ़। और ये नाम रखा गया है गोरहरा पहाड़ी। गोरहरा ये पहाड़ी है, इस पर बने होने के कारण ये क्या है, गोरहरा पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर है दोस्तों? गोरहरा। और इस पहाड़ी के कारण इसको गोरहरागढ़ कहते हैं। सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, जैशाणगढ़, त्रिकूटगढ़, राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का अंडमान इसको कहते हैं अपनी दुर्गम स्थिति के कारण। रेगिस्तान का गुलाब है, गलियों का दुर्ग है। ठीक है दोस्तों, सोनगिरी, सोनारगढ़, स्वर्णगिरी यानी गोल्डन फोर्ट इसको इसलिए कहते हैं, गोल्डन फोर्ट। गोल्डन फोर्ट इसलिए कहते हैं, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय इसमें लगे पीले पत्थर सूरज की किरणों में चमकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए इतना बहुत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं? तो दोस्तों, ये है नाहरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दोस्तों, इस दुर्ग का अन्य नाम जो है, नाहरगढ़ के साथ साथ इसका अन्य नाम सुदर्शनगढ़ है। सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शनधारी मंदिर है। सुदर्शनधारी मंदिर है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों, नाहरगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है सवाई जयसिंह द्वारा। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह द्वारा 1734 में। 1734 में मराठों से सुरक्षा हेतु करवाया था। लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप है, इसका वर्तमान स्वरूप सवाई राम सिंह के काल में देखने को मिलता है। वर्तमान स्वरूप सवाई राम सिंह के काल में, यानी कि 1868। कब? 1868। और इसी भवन में सवाई माधो सिंह द्वितीय ने, इसमें सवाई माधो सिंह द्वितीय कौन थे? माधो सिंह माधो सिंह सेकंड। सवाई माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 रानियों के लिए 9 महल बनवाए। 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। किसने बनवाए थे? सवाई माधो सिंह ने, जिसे माधवेंद्र भवन भी कहते हैं। इनके नाम है क्रम से सूरज प्रकाश है, खुशहाल प्रकाश है, बसंत प्रकाश है, फूल प्रकाश है, जवाहर प्रकाश है, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश आदि महल के नाम हैं इनके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तिमनगढ़ दुर्ग के बारे में। दोस्तों, तिमनगढ़ दुर्ग करौली में स्थित है और इसी का दूसरा नाम त्रिभुवनगढ़ दुर्ग भी है। क्या नाम है इसका? त्रिभुवन। इसका दूसरा नाम है त्रिभुवनगढ़, जिसे करौली के राजा त्रिभुवन पाल सिंह ने बनवाया था। अब त्रिभुवन पाल सिंह ने इसे कब बनवाया था दोस्तों? 11वीं शताब्दी में। ये करौली के राजा थे, इन्होंने इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में करवाया। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुवनगढ़ दुर्ग हो गया करौली। इस पर जब मुस्लिम आक्रमण हुआ या मुस्लिम आधिपत्य हो गया था, तब इसका नाम रख दिया गया था इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, इसमें यही मोस्ट है। इसमें से जो भी आपको लगा हो वो देख लेना।
और भी प्रश्न आए हों इसलिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको। ठीक है दोस्तों, ये इस्लामाबाद इसका नाम रख दिया गया था बाद में। ठीक है दोस्तों, यह जो किला है तिमनगढ़ त्रिभुवनगढ़ पहाड़ी पर बना हुआ है। पहाड़ी का नाम है त्रिभुवनगिरी। त्रिभुवनगिरी कॉम्बिनेशन देखो दोस्तों, राजा का नाम तो त्रिभुवनपाल है, पहाड़ी का नाम त्रिभुवनगिरी है, दुर्ग का नाम तिमनगढ़ है। तिमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ भी कहते हैं, इसको तबनगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हुरडा किस रियासत में स्थित है? तो दोस्तों हुरडा मेवाड़ रियासत में स्थित है। हुरडा हुरडा सम्मेलन के बारे में आपने सुना होगा, जो कि कब हुआ था? 1734 ईस्वी में। इसकी जो शुरुआत की थी वो इसे सवाई जयसिंह ने इसकी योजना बनाई थी, और इसमें जो अध्यक्ष बनाया जाना था वो था संग्राम सिंह। मेवाड़ के महाराणा थे संग्राम सिंह जी, इनको यहाँ अध्यक्ष बनाया जाना था, मेवाड़ महाराणा को। लेकिन क्या होता है कि इनकी समय से पहले ही, जब ये तारीख आने वाली थी उससे पहले मृत्यु हो जाती है, और राजपूतों को एकत्रित करने का यह प्रयास मराठों के विरुद्ध असफल हो जाता है। अगला प्रश्न है, महामाई माता कौन सी हैं? दोस्तों शीतला माता को महामाई माता कहते हैं। शीतला माता का मंदिर कहाँ है? सील डूंगरी पर। किस पर? सील डूंगरी। और ये सील डूंगरी कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। ठीक है, ये जयपुर में है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह जी द्वितीय ने, जयपुर के राजा माधो सिंह सेकंड ने। ठीक है सर, आगे देखते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? तो ये चिड़ियाटूप पहाड़ी पर है, और कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर में। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का अन्नागार कौन सा जिला है दोस्तों? गंगानगर जिला। अधिक खाद्यान्न उत्पादन के कारण इसको अन्नागार कहते हैं। मांडल क्या है? तो ये वाद्य यंत्र है। आगे बढ़ते हैं, बनी ठनी का संबंध किस शैली से है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मैं आशा करता हूँ आप सभी सही करके आए होंगे। बनी ठनी का संबंध जो है वो किशनगढ़ चित्र शैली से है। बनी ठनी के चित्र को एरिक डिक्सन ने, बनी ठनी के जो चित्र है इसको एरिक डिक्सन ने क्या कहा है? मोनालिसा कहा है। इसी को क्या कहा है? राजस्थान की मोनालिसा। इसको राजस्थान की मोनालिसा कहा है। ठीक है दोस्तों, किशनगढ़ शैली, इसका स्वर्णकाल जो है राजा सावंत सिंह, सावंत सिंह का जो काल था वो इस शैली का स्वर्णकाल है। सावंत सिंह भी खुद नागरी दास के नाम से कविता लिखते थे, और ये जो बनी ठनी थी ये एक गायिका थी, ये भी रसिक बिहारी के नाम से काव्य पाठ किया करती थी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, बाल नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो गरासिया जनजाति से है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोमचा क्या है? तो पोमचा ओढ़नी का एक प्रकार है। न्यूनतम साक्षर जिला? जालोर। तत्वादी यंत्र नहीं है? रावण हत्था। टंगस्टन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो डेगाना नागौर में। इसकी आपने ट्रिक पढ़ी होगी, टांग दे ना, इसका मतलब टंगस्टन कहाँ है? डेगाना। ठीक है, वीर सरसई की रचना सूर्यमल मिश्रण ने। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये मोतीलाल तेजावत ने। आकलबुड़ फासिस्ट पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये दोस्तों हम पहले ही पढ़ चुके हैं, महामाई माता चिड़ियाटूप पहाड़ी। राजस्थान का अन्नागार गंगानगर। मादल क्या है? वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न, किशनगढ़ बनी ठनी का संबंध किससे है? किशनगढ़ से। बाल नृत्य गरासिया जनजाति से। अगला, पोमचा का संबंध ओढ़नी से। न्यूनतम साक्षर जालोर। तत्वादी यंत्र नहीं है, रावण हत्था। अगला है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है? भूप सिंह। देखो जी, विजय सिंह पथिक जो है राजस्थान में क्रांतिकारियों में प्रमुख माने गए हैं। इनका मूल नाम था भूप सिंह, और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। राजस्थान में किसान आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया, और बहुत सारी इन्होंने गतिविधियों में यहाँ सम्मिलित रहे। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में। रणकपुर के जैन मंदिरों में स्तंभों की संख्या कितनी है? तो 1444 है। अशोक विहार मृगवन स्थित है? तो दोस्तों ये जयपुर में स्थित है। अशोक विहार मृगवन ये कहाँ स्थित है? सी स्कीम जयपुर।
सी स्कीम जयपुर में है और ये 1986 में निर्मित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं शिक्षण अभिरुचियों के बारे में। शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है तालिकाएं। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से कैसा होना चाहिए, तो वो सहानुभूतिक अनुवाद हो। अगला प्रश्न है अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय क्या है। तो देखो, अधिगम सीखने में अभ्यास का नियम क्या कहता है, रिपीट करना, किसी बात को बार बार लिखना, यही अभ्यास है। अभ्यास का मतलब क्या है, रिपीटेशन। अधिगम मूल्यांकन का निकट संबंध किससे होता है, तो वो उद्देश्य से होता है। मूल्यांकन से यही है कि हमने जो उद्देश्य की प्राप्ति की है या नहीं की है, तो मूल्यांकन का जो निकट संबंध किससे होगा, उद्देश्य से होगा। नेक्स्ट है प्रशंसा और निंदा, दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती है। किसकी करती है, प्रेरणा और निंदा। देखो, किसी को हम प्रशंसा करें और दूसरी उसकी निंदा करें तो इसमें क्या होगा, शरीर की, अनुशासन की, सामाजिक प्रेरणा की, सभी की, तो सभी की वृद्धि होती है। एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण क्या है, कि उसका चरित्र उत्तम हो। हम अपने गुरु से यही आशा करते हैं कि वो चरित्रवान हो और अच्छे से शिक्षा दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिगम का मुख्य घटक क्या है, अभिप्रेरणा। बिना मोटिवेशन के अधिगम सक्सेस नहीं हो पाता है, तो इसलिए अब मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है, मुख्य घटक है। मोटिवेशन, मोटिव। ठीक है, आज वर्तमान समय मानव की आवश्यकता उत्तम और शानदार चरित्र है। यह कथन किसका है, तो दोस्तों ये स्पेंसर महोदय का है। अगला प्रश्न है शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता का क्या कारण है। तो दोस्तों ये बच्चों के साथ संवेदनात्मक और धैर्यपूर्वक व्यवहार करती हैं, इसीलिए शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता का कारण है। क्यों, कोई बच्चा धूम्रपान करता हुआ पाया जाता है तो आप क्या करोगे, तो दोस्तों धूम्रपान जन्य नुकसान की पूरी जानकारी देंगे। छात्राओं में नैतिक मूल्य किस प्रकार उत्पन्न किए जाते हैं, पाठ्यक्रम के साथ नैतिकता संबंधित करके। अगला प्रश्न सृजनात्मकता के लिए जरूरी है। ये क्या है दोस्तों, सृजनात्मकता के लिए अगर किसी को हम ये बढ़ाना है, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, सृजनात्मकता के मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हमें ये चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों के साथ आप कैसा व्यवहार करोगे, सुधारात्मक। अगला प्रश्न कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है, तो दोस्तों बजट बनाना नहीं है। बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु परिवार में मित्रों के साथ आदान प्रदान। अगला प्रश्न है सृजनात्मक परीक्षणों में किन दो भारतीयों का नाम प्रसिद्ध है या उनके परीक्षण प्रसिद्ध हैं, तो बाकर मेहंदी और पासी। निम्न में से खेल पर आधारित विधि, तो आपके वैसे दिए होंगे, उनमें से जो हमारा उत्तर है वो है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो गया आपका किंडरगार्टन। आगे बढ़ते हैं। अभिभावक में वे, अभिभावक और अध्यापकों में संबंध कैसा होना चाहिए, तो ये वे है, अध्यापक और वे। अध्यापकों में संबंध, अभिभावक और अध्यापकों में संबंध होना चाहिए सौहार्दपूर्ण। शिक्षक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह है, तो वह छात्र और समाज के प्रति जवाबदेह होता है। अगला प्रश्न है समायोजन की प्रक्रिया है स्थानापन्न। समायोजन करना यानी कि स्थानापन्न कर लेना। बालक के सीखने की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन देख के। यदि बालक के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वह सीख रहा है। शिक्षण प्रक्रिया के तहत आश्रित सर कौन होता है, तो बालक होता है यानी कि छात्र होता है। बुनियादी शिक्षा के विचारक कौन है, तो देखो बुनियादी शिक्षा के महात्मा गांधी थे। ये चाहते थे कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ बुनियादी शिक्षा दी जाए ताकि वो कुछ ना कुछ कौशल सीख सकें। तो कौशल विकास की जो शिक्षा है वही बुनियादी शिक्षा है, वो महात्मा गांधी की शिक्षा के, इस प्रकार की शिक्षा के वो विचारक थे। सृजनात्मकता, सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं उनका विशेष गुण क्या है, दोस्तों ये साजन सेल गलत हो गया। सृजनात्मक, सृजनात्मकता वाले जो बालक होते हैं उनका विशेष गुण क्या है, प्रबल जिज्ञासा, जानने की प्रबल इच्छा ही क्रिएटिविटी को जन्म देती है, सृजनात्मकता को जन्म देती है। नई चीज़ सृजन करने का उनको ये अवसर मिलता है। अगला प्रश्न है समाज में नैतिकता के पतन का कारण क्या है, कि अच्छे शिक्षकों का अभाव हो गया है। समाज में नैतिकता के जो पतन का कारण है अच्छे शिक्षकों का अभाव। ठीक है दोस्तों, अच्छे शिक्षकों का अभाव। शिक्षा जीवन का अंग है, ये कथन किसका है, तो ये जॉन डीवी का कथन है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं।
शिक्षक की योजना पद्धति होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित। भाषा किसका माध्यम है? सहज अभिव्यक्ति का। अगला प्रश्न है आपका, सृजनात्मकता संबंधित है किस प्रकार के चिंतन से संबंधित है? ये तो अपसारी चिंतन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अपसारी, अभिसारी नहीं, अपसारी चिंतन से संबंधित है, यानी कि ब्रॉड माइंडेड, फैलाना। परिवार एक साधन है किस प्रकार की शिक्षा का? तो दोस्तों परिवार अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, यह शिक्षा का एक प्रकार है, जबकि औपचारिक शिक्षा हमें स्कूल, कॉलेजों और आगे विभिन्न आज के एजुकेशन सिस्टम से मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम बात करेंगे हिंदी विषय के बारे में। हिंदी विषय से आए आपके प्रश्नों के बारे में। दोस्तों जंगल में लगने वाले आग को क्या कहते हैं? दावानल। ये आपके प्रश्न आया है और इसका उत्तर क्या है? दावानल है। पेट में जो लगती है आग उसे क्या कहते हैं? जठराग्नि। जठराग्नि या जठरानल, है ना, जठरानल होता है वो। गवैया में प्रत्यय है एया। गवैया में कौन सा प्रत्यय दोस्तों? एया प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं, संवाद में उपसर्ग कौन सा है? तो संवाद में सम उपसर्ग है। तरंग, तुरंग। तरंग और तुरंग शब्द युग्म का अर्थ बताइए। तो तरंग का अर्थ तो क्या है? लहर। तरंग का अर्थ है लहर और तुरंग माने क्या होता है? घोड़ा। ठीक है दोस्तों, आदि और आदि शब्द युग्म का अर्थ बताना है। आदि इसका मतलब होता है प्रारंभ, जबकि आदि का मतलब होता है आदत। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, विषाद का विलोम है तो इसका होगा हर्ष। विषाद का मतलब दुख होता है, इसका भी जो विलोम होगा वो हर्ष हो जाएगी, खुशी हो जाएगी, उल्लास हो जाएगी। संपन्न का विलोम जो होता है वो विपन्न होता है। अंधे के आगे रोना मुहावरे का अर्थ क्या है? असहाय व्यक्ति से सहायता मांगना। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं? तो दोस्तों रचना के आधार पर 3 प्रकार के हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। स्वच्छ की संधि क्या है? सु प्लस अच्छ, यानी कि यण संधि। ठीक है, यण संधि हो गई। अगला पुस्तकालय में संधि, पुस्तक प्लस आलय, दीर्घ स्वर संधि। नकटा शब्द में समास, बहुव्रीहि समास। लंबोदर में संधि पूछी जाए तो गुण संधि है, और वैसे बहुव्रीहि समास है। ठीक है दोस्तों, बहुव्रीहि क्या है? ये समास। लंबोदर हम गणेश जी को कहते हैं। अगला प्रश्न, कमल के पर्यायवाची, तो पंकज, तोयज, अब्ज, अंबुज, अरविंद, राजीव, ये सब कमल के हैं। ऐसे घोड़े के है, घोटक, तुरंगबाज, सैंधव। पोवार है मुहावरे का अर्थ क्या है? चारों ओर से लाभ ही लाभ होना, अर्थात पोवार है हो जाना। अगला प्रश्न है, बालू से तेल निकालना। ऐसा कार्य करना जो कठिन या असंभव हो उसे कहते हैं बालू से तेल निकालना, यानी असंभव कार्य को कर देना ही बालू से तेल निकाला जाता है। द्वंद्व समास नहीं है, घर घर, तो ये अव्ययीभाव समास है। दोस्तों इसमें अव्ययीभाव समास है। रिपीटेशन वालों में अव्ययीभाव समास होता है, यानी कि अव्यय शब्दों का बार बार आना। पवन संधि में संधि है पो प्लस अन, यानी कि अयादि संधि है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आज का सेशन यही समाप्त हुआ। हमारे पास इतने प्रश्न आए थे, लोगों ने, बच्चों ने हमें भेजा है, तो उनका हमने ये सॉल्यूशन करके आपको दे दिया है। अब आप अपना स्कोर कार्ड जांच करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।